हिमाचल समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 1.5 वर्ष की अवधि के लिए 5वें राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। कैबिनेट ने सामान्य पूल के अंतर्गत सरकारी आवास के लिए आवास आवंटन नियम 1994 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगर अधिकारी और कर्मचारी का प्रदेश के कठिन और जनजातीय क्षेत्रों में तबादला होता है तो उसे आवंटित सरकारी आवास को मूल उद्देश्य के लिए अपने पास रख सकता है। कैबिनेट की बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के 6 पदों को सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश के लिए आईपीएस कैडर की वर्तमान संख्या 86 को बढ़ाकर 100 करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। पिछले दिनों बारिश से आई हमीरपुर की आपदा पर राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने उन इलाकों का मुआयना किया जहां बारिश ने अपना कहर बरपाया था। राजेंद्र राणा ने जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याएं सुलझाने के निर्देश दिए। मेरा पिछले कई दिनों से हमीरपुर ज़िला साथ लगते कई जगहों पे दौरा किया है। बरसातों में जो लोगों का नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायज़ा पहले भी लिया है। अब व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मिल रहे हैं और जहाँ जहाँ लोगों का भारी बरसात के कारण नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने के लिए जो सरकार की तरफ से किया जा सकता है उस काम को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर जो है उस समस्या को हल कर रहे हैं। ज़्यादातर जो बरसातों में नुकसान हुआ लोगों का, डंगों का, रास्तों का, उसकी भरपाई के लिए लोगों की दरखास्तें हैं, रेजोल्यूशंस, एस्टिमेट्स आ रहे हैं और उसको सरकार को पूरा उसका करने के लिए भेजा जाए। 2 करोड़ रुपया जो है वो जिला हमीरपुर के लिए रिलीफ में दिया गया है रेस्टोरेशन के लिए। और जैसे ही ये पैसा जो है वो खर्च किया जाता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दिया जाएगा और पैसा जो है दिया जाएगा। कांगड़ा विधानसभा सीट से विधायक पवन काजल और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ कांगड़ा स्थित धर्मशाला की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका कांगड़ा के अश्विनी गुप्ता ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील विनय शर्मा ने बताया कि पवन काजल और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा और अन्य दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। ये मामला एक कॉन्ट्रैक्ट का है। याचिका में बताया गया है कि कांगड़ा के शैक्षणिक ब्लॉक सहित वाटर सप्लाई का ठेका 4 करोड़ 45 लाख रुपए में दिसंबर 2009 को विधायक पवन काजल को दिया गया था, लेकिन इस काम को शुरू करने में पवन काजल को 2 साल का समय लग गया, जिसके चलते ये पूरा मामला सामने आया। आज हमने एक क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो स्पेशल कोर्ट में फाइल की है। अश्विनी गुप्ता जी हैं, इनकी तरफ से फाइल की गई है। इसमें हमने कहा है कि बालक रूपी में एक पॉलिटेक्निकल जो कलवाड़ जगह है वहां पे है, उसका एक टेंडर हुआ। उसमें 4 करोड़ 45 लाख 47,191 रुपए का ये टेंडर हुआ। ये 30/12/2009 को हुआ। ये टेंडर जो है ये दिया गया पवन काजल को, जो कांगड़ा के एमएलए हैं। 1.5 साल में सिर्फ 10% काम किया और इनको 45 लाख के करीब पेमेंट कर दी गई और 10% जो पवन काजल ने काम किया था उसकी 45 लाख की पेमेंट इसको दे दी गई। डिपार्टमेंट को चाहिए था कि इसके ऊपर पेनल्टी लगाती। डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगाने की जगह 45 लाख रुपया इनको रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से सरकार को 1 करोड़ 95 लाख रुपए के करीब नुकसान हुआ। वहीं भाजपा द्वारा 1 दिसंबर से देश भर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर सोलन में भाजपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश भाजपा के महामंत्री राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश भाजपा के महामंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा की स्थिति प्रदेश में और मजबूत हो चुकी है, लेकिन जनता को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा देशव्यापी सदस्यता अभियान 1 दिसंबर से चलाएगी ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके।
लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। उस दृष्टि से लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना, कड़ी में और संगठन बहुत तेजी से मजबूत हो, इसके लिए एक सफल प्रयास शुरू हो रहा है। 1 तारीख से अपना सदस्यता अभियान पूरे देश पर शुरू। 4 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे विस्थापित और प्रभावित लोगों ने मांगे पूरी न होने पर रोष जताया है। प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। लोगों का तर्क है कि बिलासपुर से होकर जाने वाले इस हाईवे का काम स्थानीय लोगों को नहीं दिया जा रहा। एक और जहां भाखड़ा विस्थापित आज भी विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं, तो वहीं किरतपुर से लेकर नेर चौक तक बनने वाले 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर प्रभावित और विस्थापितों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर के लोगों ने 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी पर वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। बिलासपुर के ओहर पंचायत के लोगों का यह आरोप है कि 4 लेन सड़क निर्माण में कंपनी द्वारा उनकी मूलभूत जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि पंचायत द्वारा बनाए गए पक्के रास्ते को सड़क निर्माण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। साथ ही खनन से उनकी फसल को भी नुकसान हो रहा है। जैसे आपके भाखड़ा विस्थापित थे, उनकी समस्याएं थी। अब हमारी 4 लाइन यहाँ चल रही है, तो यहाँ धूड़ हम खा रहे हैं। क्या बोले सर, पाइपें हमारी टूट रही हैं। क्या बोले सर, और गाड़ियाँ लोगों की लड़ रही हैं। आप तो जानते हैं 80% रोजगार बोलते हैं, 80% के यहाँ 8% भी रोजगार नहीं है। हमारे जो जिनकी ज़मीन गई है सर, उनको तो पूछा भी नहीं जा रहा है। क्या बोले, और जो लोग यहाँ के प्रभावित हैं उनको पूछा नहीं जा रहा है। जो लोग पहले से सांठ-गांठ बनाए हुए थे, जो लोग करोड़पति हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ लग रही हैं, उनके काम आना जा रहा है। और जो यहाँ के नेता हैं वो भी हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। इसके साथ ही प्रभावितों ने यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार के नियम कायदों की धज्जियां इस प्रोजेक्ट में सरेआम उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि नियम के मुताबिक प्रोजेक्ट वर्क में 80% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन ओहर पंचायत में किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया है, बल्कि इस प्रोजेक्ट में मोटा मुनाफा बाहरी लोगों को पहुंचाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि 4 लेन प्रोजेक्ट लगने से पहले से बनी सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिसमें लोगों को आने जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज़ बैठी हुई है। ये 4 लेन, मैं इस ओहर में सड़क में चलता फिरता रहता हूँ। काम करने के लिए उरे से परे अपने खेत में जाना पड़ता है, तो इतनी पोल्यूशन, इतनी धूल उड़ती है कि ये जो मेरा गला बैठ गया, मुझे लगता है कि इससे होने वाली बीमारियों में सबसे पहला पेशेंट मैं होऊंगा, जिसको टीबी, सांस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम इससे हो रही है, हो गई है मुझे। और इसमें कोई, इस रोड पर कोई पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। बघेड़ से लेके अपना कल्लर तक कोई पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। और लगभग 200 टिप्पर, 200 हैबे यहाँ रोज सफ़र कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। पाइप, इरिगेशन, इसका बुरा हाल है। 4 लेन प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी पर लोगों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण में लगी कंपनी प्रदेश सरकार के साथ धोखा कर रही है। लोगों की मांग है कि 4 लेन निर्माण कार्य में विस्थापितों को रोजगार दिया जाए और इस परियोजना में उन्हीं की गाड़ियों और मशीनों को लगाया जाए। 4 लेन के जो विस्थापित हैं वो काफ़ी हराश हो रहे हैं, काफ़ी उनको असुविधाएं हैं। 4 लेन के जितना भी कार्य हो रहा है गाड़ियों द्वारा, सड़कों की बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है। पानियों के स्रोत जहाँ पे इन्होंने माइनिंग की है, सैंड वगैरह धो रहे हैं, उनके कारण पानियों का जो भी है, सिंचाई का, पीने का पानी बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। रास्तों और खेतों की हालत ख़राब है, ना तो कोई पानी का व्यवस्था है, जिससे धूल से लोगों का जीना हराम हो रखा है। साइड में जितने भी सड़क में तो इतना बुरा हाल है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो चला है। किरतपुर से नेर चौक तक बनने वाला ये 4 लेन अभी अपने शुरुआती दौर में ही है, लेकिन अब तक हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। ये परिवार पानी, बिजली और रास्तों की समस्या से जूझ रहे हैं। बहरहाल लोगों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा न किया गया तो जल्द ही प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज़। स्वच्छ भारत अभियान को शुरू हुए कई रोज बीत चुके हैं, लेकिन अब यह अभियान कुछ धीमा पड़ता दिख रहा है। इस अभियान में आम जनता द्वारा सहयोग की कमी भी अब सामने आने लगी है। शिमला में अब भी जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिसकी कुछ लोगों को छोड़कर बाकी शायद किसी को परवाह नहीं है।
ये है राजधानी का सबसे पॉश इलाका मॉल रोड, और मॉल रोड के साथ ही ये है ऐतिहासिक पर्यटक स्थल रिज मैदान। दोनों ही जगह पर्यटन और व्यापार के नजरिए से बेहद खास हैं। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे इस पॉश इलाके की एक और सच्चाई भी है। एक ऐसी सच्चाई जो आज ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या पहाड़ों की रानी उतनी ही खूबसूरत है जितनी हमें, आपको और न जाने रोजाना कितने लोगों को दिखाई देती है। जवाब है बिल्कुल नहीं। रिज मैदान के एकदम साथ लगती ये पहाड़ी जो कूड़े कचरे से भरी हुई है, ये वो तस्वीर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को झुठला रही है। इसमें सबसे हैरानी भरा यह है, बड़े पैमाने पर गंदगी का ये आलम शहर में सफाई बनाए रखने का दावा करने वाले शिमला नगर निगम के कार्यालय के बिल्कुल पास है। मुझे लगता है दो लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब हम लोग ज्यूम किए थे ऑफिस तो 35 टन कूड़ा पहुँचता था, अभी ये 70 टन है, तो दुगना हो गया है। और हम लोग 75% के करीब 80% के आसपास घरों से कूड़ा उठा रहे हैं, लेकिन 20% अभी भी छूटे हुए हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा कूड़ा है जो मतलब पहाड़ियों पर ही घेरा जा रहा है। एक तो ये है। दूसरा है जो हमारी कमियां हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी जाहिर है, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं कि कभी छुट्टी पर जा रहे हैं लोग, और हालांकि हमने अभी, आप जानते हो कि उनकी सैलरीज भी बढ़ाई है, लेकिन ये काम ऐसा है जो कोई बहुत खुशी से नहीं करता है। ये काम लोग मजबूरी से करते हैं। शहर का सबसे गरीब आदमी कूड़ा उठाने का काम कर रहा है शहर में, और इसलिए कैसे इसको सस्टेन करना है बहुत बड़ा चैलेंज है, आप मानिए। इसलिए थोड़ा इसको और दृष्टि से भी देखने की जरूरत है। नगर निगम बेशक शहर में सफाई बनाए रखने के आगे अपनी मजबूरी गिनाने में जुटा हो, लेकिन शहर की कई संस्थाएं स्वच्छ भारत अभियान के साथ खुद को जोड़ चुकी हैं। शिमला की नई आशा संस्था और बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने इस बढ़ती गंदगी से निपटने के लिए अपने हाथों में झाड़ू उठाकर एक नई मुहिम की शुरुआत कर दी है। सफाई कर रही इन महिलाओं में नई आशा की सदस्यों समेत शहर के विभिन्न वार्डों के पार्षद भी शामिल हैं, जो सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझकर स्वच्छ भारत अभियान को अपना सहयोग दे रहे हैं। ये जो गांधी जयंती में मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम चलाई थी, उसी के तहत आज हमारी संस्था यहाँ पे सफाई के लिए आई। शिमला तो वैसे एक साफ़ सुथरा शहर है, जबकि हिमाचल भी लगभग काफ़ी साफ़ सुथरा है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं शिमला में भी जहाँ गंदगी है। तो मैं इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाके मैं एक तो यहाँ पे जैसे यही एरिया है, यहाँ पे मैं डस्टबिन ज़रा रखवाना चाहूँगी, जो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी। एक हम लोग अपनी संस्था की तरफ से एक लेटर भी देंगे, डस्टबिन रखे जाएं। और जो कुछ एरिया है वहाँ भी मैंने यही नोट किया है कि वहाँ पे प्रॉपर डस्टबिन नहीं है, उनके ढक्कन नहीं है, जिनसे बंदर गंदगी फैला देते हैं। एक तो हमें ये ब्रिज के नीचे यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के नीचे लगा है। दूसरा मैंने देखा है स्नोडन के पास भी थोड़ी गंदगी है, जहाँ पे डस्टबिन तो हैं लेकिन उनके ढक्कन नहीं लगे हुए, जिनको बंदर फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सफाई अभियान छेड़ा है बहुत ही सराहनीय है। पर्यटक तो इतना नहीं डालते जितने हमारे लोकल आदमी डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोकल आदमी को पता है कि आउटसाइड में बैठ के यहाँ पे शराब की बोतलें इतनी निकली हैं कि हद है यहाँ पे। नागरिकों से ये प्रार्थना करूंगी कि वो जिस तरह हमारी नई आशाओं के सभी मेंबर्स आए हैं और आज इस मोदी जी का जो ये कार्यक्रम था उसमें भाग लिया है और सबको अवेयर करवा रहे हैं कि भी वो गंदगी ना डालें, इधर उधर कोई भी चीज़ ना फेंकें। जो बाहर से लोग आते हैं वो कोई भी चीज़ खाते हैं और लिफाफा भी यूं ही फेंक देते हैं। तो हम लोगों ने उनको ये कहा कि भी अगर ये आपका शहर नहीं है, आपकी सिटी नहीं है, तो आप कम से कम ये तो ना करो, ऐसे लिफाफे ना फेंको। केले खा रहे हो, केले के छिलके फेंक रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और बंदर उन पे झपट रहे हैं, तो कितना नुकसान है। और ये जो सफाई अभियान मोदी जी ने चलाया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। ये हाल तब है जब ये गंदगी पॉश इलाके के पास मौजूद है। भारत के गांवों, कस्बों और शहरों में सफाई बढ़े और गंदगी कम हो, इससे भला किसे आपत्ति हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि एक सुंदर सपना देखने के बाद क्या केवल उसका प्रचार करना भर पर्याप्त है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान, इस अभियान की शुरुआत में तो सभी ने अपना भरपूर सहयोग देने का दावा किया था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ दावा करने वाले लोगों की तादाद में अब कमी आती नजर आ रही है। ऐसे में ये अभियान तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक समाज का हर वर्ग और देश का प्रत्येक नागरिक खुद को इस अभियान के साथ नहीं जोड़ता। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला।
शिमला जिले का ठियोग हाटकोटी मार्ग सालों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन इस सड़क पर हमेशा राजनीति हावी रही। अब इस सड़क की दशा सुधारने के लिए शिमला जिला परिषद की सदस्य नीलम सरकेक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मांग की है। ऐसा ना करने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जिला शिमला में सेब उत्पादन का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन यहाँ के सेब उत्पादित सड़कें अपनी बदहाली को लेकर पिछले कई सालों से सुर्खियों में रही है। वहीं अब शिमला जिला परिषद सदस्य नीलम सरेक ने भी ठियोग हाटकोटी सड़क की दुर्दशा को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीलम सरेक का आरोप है कि करीब 85 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की हालत दयनीय होने का खामियाजा जिले के बागवानों को उठाना पड़ रहा है। बकौल नीलम, उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी फरियाद को दरकिनार कर दिया गया। उनका आरोप है कि अब सरकार सड़क का काम करवाने के बजाय राजनीति करने पर उतर आई है। वहीं उन्होंने मांग की है कि जिले में बर्फबारी से पहले ही युद्ध स्तर पर इस सड़क का कार्य शुरू करवाया जाए, ताकि ठियोग, कोटखाई और रोहडू के लोगों को राहत मिल सके। ठियोग हाटकोटी सड़क का है, जिसकी स्थिति पिछले 8 वर्षों से दयनीय बनी हुई है। अभी तक उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है। छूट-फूट थोड़ी सी कहीं वॉल्स दे रहे हैं, और वो भी पिछले 2 साल से वही काम कर रहे हैं। 2013 से ये रीटेंडर हुए थे, तो 2013 से एक आधी वॉल लग रही है, बाकी ये काम प्रोग्रेस नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि पहले उन्हें सेब सीजन करके नहीं हो रहा है। अब सेब सीजन खत्म होके 15 दिन हो चुके हैं, और जबकि ये काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए था। आगे 1-1.5 महीने के बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से ठियोग हाटकोटी सड़क को लेकर जिले के बागवान पूर्व बीजेपी सरकार और वर्तमान की कांग्रेस सरकार को उन्हें पेश आ रही परेशानियों से रूबरू करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का अभी तक कोई भी सरकार समाधान खोजने में विफल सिद्ध हुई है। नीलम का कहना है कि इस मार्ग पर ज्यादातर दुर्घटनाओं का कारण भी सड़क का बेहाल होना है। वहीं सड़क पर सफर करना लोगों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। नीलम सरकेक ने अब सरकार को सीधे तौर पर सड़क को सुधारने की मांग की है। ऐसा न करने पर उन्होंने जन आंदोलन करने और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी है। इसकी वजह से जो हमारा सेब का कारोबार है वो बहुत भी प्रभावित हो रहा है, और 2-3 पुल है बीच में। एक कोकू नाला का पुल है, एक चन्नैर का पुल है, एक हाटकोटी के पास है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय कि मुझे लगता है कि सरकार किसी बहुत बड़े खतरे का इंतजार कर रही है, कि जब वो खतरा हो जाएगा तब इन पुलों का निर्माण होगा। जितने हम अपने लोगों की ओर से, जो अब ठियोग, जुब्बल, कोटखाई, रोहडू के जनता की ओर से हम लोग चाह रहे हैं कि अगर सरकार 15 दिन और 20 दिन के अंदर इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है, इस कार्य को सुचारू रूप से शुरू नहीं करती है प्राथमिकता के तौर पे, तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि हर साल हिमाचल प्रदेश में सेब का 3000 करोड़ रुपए का ज्यादा का कारोबार होता है। वहीं इस कारोबार में जिला शिमला का सर्वाधिक योगदान रहता है, लेकिन ठियोग हाटकोटी जैसे मार्ग उन्हीं बागवानों के लिए सबसे बड़ी आफत है, जो अपनी साल भर की कड़ी मेहनत के बाद इस कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। जरूरत है सरकार इन बागवानों की इस महत्वपूर्ण मांग पर गंभीरता से विचार करे। कैमरामैन राकेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। तो हिमाचल बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।